हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 2.6 स्टार्ट किया था और उसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 तक के कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में रीड कर लेता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। मिस्टर कासम नाम के एक बंदे हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। रोज़ाना वो कुछ नंबर ऑफ अर्दन पॉट्स बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज़ ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक दिन में मिस्टर कासम x नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितने पॉट्स बना रहे हैं वो? एक दिन में x पॉट्स बना रहे हैं, समझ में आ गया। और एक पॉट की कीमत कितनी दे रखा है अपने को? कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज़ 40 मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स। जितने पॉट्स बना रहे हैं उसके 10 गुना से 40 ज़्यादा है एक पॉट की कीमत, समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे क्या बोल रहा है, इफ़ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज़ ₹600। दिन में जितने भी पॉट्स वो बनाते हैं उन सारे पॉट्स की कीमत अगर ₹600 है तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो एक दिन में जितने भी पॉट्स बनाते हैं उन सारे पॉट्स की कीमत कितनी हो रही है? ₹600 हो रही है। अब देखो, एक पॉट पड़ता है 10x + ₹40 का, और एक दिन में कितने पॉट्स बना रहे हैं वो? x पॉट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? वन डे कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स विल बी इक्वल टू 10x + 40 × x, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक चॉकलेट की कीमत ₹7 है, ठीक है, और आपको 5 चॉकलेट्स खरीदनी है। तो 5 चॉकलेट्स की कीमत कितनी हो जाएगी? 5 चॉकलेट्स की कीमत हो जाएगी 7 × 5, एक की कीमत इंटू नंबर ऑफ चॉकलेट्स, समझ में आ गया। तो सारे पॉट्स की कीमत कैसे निकलेगी? एक की कीमत कितनी है? 10x + 40 इंटू नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, समझ में आ गया। तो ये सारे पूरे दिन की कीमत है, पूरे दिन में जितने भी पॉट्स बना रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट है। अब वो टोटल कॉस्ट अपने को कितनी दे रखा है? 600 दे रखा है। यानी कि ये जो वैल्यू अपने को मिली है दिस इज़ इक्वल टू 600, समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एक दिन में कितने पॉट बनाते हैं वो भी निकालना है और एक पॉट की कीमत भी निकालना है, ठीक है। तो x मिल जाएगा तो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? x को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। करना कैसे है तो इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 से ही, ठीक है ना। चलो तो लिखेंगे, लेट मिस्टर कासम मेक x पॉट्स इन अ डे, ठीक है। एक दिन में x पॉट्स बना रहे हैं, ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। देयरफॉर फ्रॉम द गिवन कंडीशन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज इक्वल टू 10x + 40, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, ओके। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि एक दिन में सारे पॉट्स की जो कॉस्ट है वो ₹600 हो रही है, और सारे पॉट्स की कीमत कैसे निकलेगी? 10x + 40 × x है, एंड दैट इज इक्वल टू 600। तो उसको लिख लेंगे डायरेक्टली। तो 10x + 40 इंटू में x इज इक्वल टू 600, ठीक है, समझ में आ गया। इसको ओपन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा अपने को। तो वी विल गेट 10x² + 40x, वो 600 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ तो दिस विल बिकम -600, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 0, ठीक है। पूरे इक्वेशन को क्या करता हूँ? 10 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि 10 क्या है? कॉमन है। तो पूरे इक्वेशन को अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो अपने को मिलेगा x² + 4x - 60 = 0। अब ऐसे दो नंबर सोचने जिनका मल्टीप्लिकेशन -60 आए और सब्ट्रैक्शन 4 आए। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड में कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा पता है? x इज इक्वल टू -10 एंड नहीं लिखते हैं और लिखते हैं, और x इज इक्वल टू 10 × 6 = 60, तो x इज इक्वल टू +6 मिलेगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ आएंगी। कैसे आई? फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा,
अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग ने x किसको कंसीडर किया है, नंबर ऑफ पॉट्स को कंसीडर किया है। अब नंबर ऑफ पॉट्स नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं, या तो मिस्टर कासम पॉट्स बनाएंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी, या तो नहीं बनाएंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव में नहीं जा सकता, तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। बट नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x cannot be equal to -10 and therefore x is equal to 6। समझ में आ गया। तो एक दिन में कितने पॉट बना रहे हैं मिस्टर कासम, x पॉट्स बना रहे हैं, ये तो आ गया। अच्छा दूसरी क्या निकालना है अपने को, कॉस्ट भी तो निकालनी है एक पॉट की। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक पॉट की कॉस्ट भी निकाल लेंगे, विच इज इक्वल टू 10x + 40 एंड दैट इज अगेन इक्वल टू 10 × 6 प्लस का 40, तो 10 × 6 हो जाएगा 60, 60 + 40 हो जाएगा 100 रुपीज़। समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो एक कॉस्ट की कीमत कितनी है, एक पॉट की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज़ है। और दिन में कितने पॉट्स ऐसे बना रहे हैं मिस्टर कासम, 6 पॉट्स बना रहे हैं। इसको आंसर में फ्रेम करके लिख लेना। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, हो गया रहेगा अभी तक के स्क्रीनशॉट आई गेस। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। ठीक है, तो प्रतीक करके एक बंदा है जिसको 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है और रिटर्न आना है उसी स्पॉट पे जहाँ से उसने शुरुआत की थी, और इस सफ़र में उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं। अब ये डाउन स्ट्रीम क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 12 km/h, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। ठीक है, चलो अब देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक एग्जांपल के ज़रिए से मैं आपको समझाता हूँ। साइकिल तो ऑलमोस्ट हर किसी ने चलाई होगी, है ना। तो आप लोग जब साइकिल चलाते हो तो स्टिल रोड पे, यानी कि जब रोड सीधा होता है, सीधे रोड के ऊपर आपकी स्पीड कुछ और होती है, और अगर आप ढलान की बात करें तो ऊपर चढ़ने में स्पीड अलग हो जाती है और नीचे उतरने में अलग हो जाती है। आ रही है बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, अगर सीधा रोड है तो यहाँ पर आपकी स्पीड अलग होगी। ठीक है, अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो तो आपकी स्पीड अलग हो जाएगी, और जब नीचे उतर रहे हो तो फिर से आपकी स्पीड अलग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये तीनों स्पीड्स कैसी होती हैं, अलग अलग होती है। अब इसको अप्लाई करो नदी के अंदर। अगर स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर है यानी कि रुका हुआ पानी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई बोट चल रही होगी तो इसकी स्पीड अलग होगी। इसको हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यहाँ पर जिस स्पीड से बोट चलेगी उसको क्या बोला जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर नदी तो नीचे की तरफ ही आती है, अगर हमारी बोट नदी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है तो स्पीड अलग हो जाएगी। सीधी सी बात है, स्पीड कम होगी ना, जितनी स्पीड से यहाँ पे चल रहे हो ऊपर जाने में उतनी स्पीड नहीं होती है, कम हो जाती है। आपने साइकिल चलाएंगे तो आपको समझ में आता होगा कि जब हम लोग ऊपर चढ़ाते हैं ना, ढलान के ऊपर चढ़ाते हैं तो हमारी स्पीड कम होती है, मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स अपने को खींचती है। ठीक है, चलो तो जब हम लोग नदी के ऊपर चढ़ेंगे, ये बोट होगी, ठीक है, तो जब बोट ऊपर चढ़ेगी नदी के ऊपर, है ना, नदी नीचे आ रही है और बोट ऊपर जा रही है, तो इस स्पीड को बोला जाता है अपस्ट्रीम स्पीड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपस्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और जब बोट नीचे उतरेगी, जब बोट नीचे उतरेगी, ठीक है, तो उस स्पीड को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्या बोलते हैं उसको, डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब अपस्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड ये निकलती कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले तो देख लो वो दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। ठीक है, सब क्लियर है। चलो अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर के जरिए से हम लोग क्या करेंगे, स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड निकालेंगे और डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो एक एग्जाम्पल देकर के फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है ना, चलो देखो ये नदी है, ये नदी की अपनी कुछ स्पीड है, पानी बह रहा है तो कुछ अपनी स्पीड से बहेगा। तो मान लेते हैं कि जो पानी है ये नीचे उतर रहा है 2 की स्पीड से। कितने की स्पीड से, 2 की स्पीड से। अच्छा, आपकी जो स्पीड है, या फिर ऐसे बोलो बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो 10 है, 10 km/h है। ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो, 10 की स्पीड से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो।
10 की स्पीड से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो 10 की स्पीड से, और नदी आपको 2 की स्पीड से नीचे खींच रही है, तो एक्चुअल में आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 की हो जाएगी, क्योंकि 10 से आप ऊपर जाना चाह रहे हो और 2 का नुकसान आपकी स्पीड में कौन कर रहा है, नदी कर रही है। समझ में आ गया? तो आपकी जो ऊपर जाने की स्पीड होगी वो 10 नहीं होगी, वो 8 होगी, तो इसको बोला जाएगा अपस्ट्रीम स्पीड। समझ में आया? तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, 8 हो गई। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, 8 हो गई। मिली कैसे, मिली कैसे, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दिए। स्ट्रीम बोलो या फिर वाटर करंट बोलो, एक ही बात है। समझ में आ गया? अच्छा, इसका मतलब हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। किसका फॉर्मूला, अपस्ट्रीम स्पीड का, ठीक है ना। तो अपस्ट्रीम स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो अपस्ट्रीम स्पीड कैसे मिलेगी अपने को, अपस्ट्रीम स्पीड मिलेगी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस, ठीक है, बोट की स्टिल वाटर की स्पीड में से क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग, वाटर करंट की स्पीड माइनस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट, WC मतलब वाटर करंट, ठीक है। तो अपस्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, बोट की स्पीड में से, स्टिल वाटर स्पीड में से वाटर करंट की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपने को अपस्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अच्छे से करना, क्योंकि जब आप आगे जाओगे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे या नेशनल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे ना, तो वहाँ का भी ये हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? चलो ओके, तो अपस्ट्रीम का तो आप लोगों को समझ में आ गया, फॉर्मूला भी हम लोग ने डिराइव कर लिया। अब डाउनस्ट्रीम को देख लेते हैं, डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला कैसे निकलेगा उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं नदी है, नदी आ रही है नीचे कितने की स्पीड से, 2 की स्पीड से, आप बोट में हो, ठीक है, आपकी स्पीड 10 की है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, नीचे उतर रहे हो नदी के साथ, तो 10 की स्पीड आपकी है और नदी आपको 2 की स्पीड से और हेल्प कर रही है नीचे पहुंचने में, तो आपकी जो टोटल स्पीड होगी या फिर बोट की जो टोटल स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 12। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड, इसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड। ये कैसे मिली, ये ऐसे मिली कि हमने बोट की स्पीड में, स्टिल वाटर बोट की स्पीड में किसकी स्पीड को ऐड कर दिया, वाटर करंट की स्पीड को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या निकाला, डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाला। आई होप कि सबको ये चीज़ क्लियर हो गई। तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो थोड़ा सा रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया अपस्ट्रीम स्पीड का। दूसरा फॉर्मूला देख लो डाउनस्ट्रीम स्पीड का, डाउनस्ट्रीम स्पीड में क्या करना पड़ता है, दोनों स्पीड्स को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, प्लस स्पीड ऑफ वाटर करंट, WC मतलब वाटर करंट। समझ में आ गया? ये 2 फॉर्मूले। और तीसरा फॉर्मूला तो आप सभी ने पढ़ रखा है स्पीड का, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा साइंस के अंदर। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, हम अब रेडी हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो भी कंसेप्ट अपने को लगने वाला है वो सारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू दी सेम स्पॉट, ठीक है। प्रतीक को 36 किलोमीटर नीचे जाना है और फिर प्लस 36 किलोमीटर ऊपर आना है। इस पूरे सफ़र में उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं। समझ में आ गया? 8 आवर्स लग रहे हैं उसको। अच्छा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी दे रखा है, 12 किलोमीटर, यानी कि ये जो स्पीड है ये 12 है, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। अच्छा, अपने को क्या करना है, स्पीड ऑफ वाटर करंट फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये स्पीड फाइंड करनी है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है ना। चलो अब ज़रा क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। प्रतीक को 36 किलोमीटर नीचे जाना है और 36 किलोमीटर ऊपर आना है। टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं। अब इंडिविजुअल टाइम अगर देखोगे तो नीचे जाने में कुछ कम वक्त लगेगा, ऊपर आने में ज़्यादा वक्त लगेगा, है ना, क्योंकि नीचे जाने की स्पीड ज़्यादा होती है, ऊपर आने की स्पीड कम होती है, ठीक है। तो नीचे जाएगा तेज़ी से, ऊपर आएगा थोड़ा सा धीरे से, ठीक है। तो नीचे जाने का जो टाइम है ना, मैं उसको मान लेता हूँ कि वो TD है,
TD क्यों लिख रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम का टाइम, इसके लिए TD, ठीक है। अच्छा, ऊपर आने के टाइम को मैं TU लिख लेता हूँ, यानी कि अपस्ट्रीम का टाइम। ये दोनों टाइम ऐड करोगे, नीचे जाने का टाइम प्लस ऊपर आने का टाइम ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अच्छा, अब TD प्लस TU इक्वल्स टू 8 आ गया। इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अब वो बनेगा कैसे, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूँ तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। समझ में आ गया। अब अपने को कौन कौन सा टाइम चाहिए, अपने को डाउनस्ट्रीम का भी टाइम चाहिए और अपस्ट्रीम का भी टाइम चाहिए। डाउनस्ट्रीम का भी टाइम चाहिए और अपस्ट्रीम का भी टाइम चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो डाउनस्ट्रीम टाइम कैसे निकलेगा, तो इस फॉर्मूले में टाइम के नीचे D लगा दो, तो डाउनस्ट्रीम टाइम के लिए TD लिख लो। तो डिस्टेंस भी किसका लगेगा, डाउनस्ट्रीम का लगेगा, और स्पीड भी किसकी लगेगी, डाउनस्ट्रीम की लगेगी। अच्छा, यानी कि डाउनस्ट्रीम टाइम के लिए डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा डाउनस्ट्रीम स्पीड से, ठीक है। डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है अपने पास 36 किलोमीटर। तो सर ये स्पीड कैसे निकालेंगे, अरे ये क्या है फॉर्मूला, है ना, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के 2 फॉर्मूले निकाल के रखे ना, अब इन फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसका मतलब अपस्ट्रीम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा TU इक्वल टू DU अपॉन SU। बिल्कुल सही, समझ में आ गया, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम टाइम ऐसे निकालेंगे, अपस्ट्रीम टाइम ऐसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। समझ में आ गया। तो ये ओवरव्यू है क्वेश्चन का। अब इसको फ्रेम कैसे करना, लिखना कैसे, उसको देख लो, ठीक है। तो इसको रहने देता हूँ मैं। हम लोग मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट, आप लोग पूरा लिखना, WC नहीं लिखना, ठीक है, WC नहीं लिखना, पूरा लिखना। लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। वाटर करंट की स्पीड हम लोग क्या मान रहे हैं, x किलोमीटर पर आवर मान रहे हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 12 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, देयरफॉर अपस्ट्रीम स्पीड, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, SU लिख लेता हूँ, चलेगा। अच्छा, अपस्ट्रीम स्पीड कैसे मिलेगी, अपस्ट्रीम स्पीड मिलेगी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट से, तो इसको लिख लेंगे 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अगर एक बार ये फॉर्मूला लिख करके बता दोगे यहाँ पे तो बेटर रहेगा। समझ में आ गया। चलो, अपस्ट्रीम स्पीड मिल गई, अब क्या निकालेंगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालेंगे। डाउनस्ट्रीम स्पीड SD इज इक्वल टू कैसे मिलेगी, दोनों को ऐड करने से 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें पता है वी नो, अच्छा डिस्टेंस भी लिख लेते हैं, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम डिस्टेंसेस, दोनों डिस्टेंसेस कितने हैं, 36 किलोमीटर के, ठीक है ना। जितना डिस्टेंस नीचे जाने का है उतना ही डिस्टेंस ऊपर आने का भी रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, इसको ध्यान में रखो, फॉर्मूला जो मैंने लिखा था वो लगाना है अभी, ठीक है। चलो, तो डिस्टेंस मिल गया, स्पीड भी मिल गई, अब अपने को टाइम भी दिया हुआ है। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 8 आवर्स, है ना। ये सारा गिवन डेटा है, ठीक है, सारा क्या है, गिवन डेटा है। अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी नो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। देयरफॉर अपस्ट्रीम टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम कितना है, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम 36 अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी है, 12 माइनस x है। अच्छा, डाउनस्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो डाउनस्ट्रीम टाइम की अगर बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 36 डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जो कि 12 प्लस x है। अच्छा, इन दोनों टाइम्स को ऐड कर दो तो कितना मिलेगा, 8 आवर्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर अप टाइम प्लस डाउन टाइम, पूरा लिख लेना आप लोग, जगह नहीं होने की वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अप टाइम प्लस डाउन टाइम इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 36 अपॉन 12 माइनस x प्लस 36 अपॉन 12 प्लस x इज इक्वल टू 8, ठीक है। चलो, 36 कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन 12 माइनस x प्लस 1 अपॉन 12 प्लस x इक्वल टू में 8, ठीक है। 36 को नीचे ले लेता हूँ 8 के, यहाँ पे क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो वी विल गेट 12 प्लस x इंटू 1
12 प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स इंटू 1 12 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में आएगा 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 8। और ये जो 36 इधर पे था ये राइट में जा करके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 8/36। यहाँ पर देखो एक्स और एक्स कैंसिल हो रहा है, एक्स और एक्स कैंसिल हो रहा है। 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 12 हो जाएगा 24। नीचे देखो फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/36, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 24/12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36, कैंसिल कर दिया इसको। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, सबको एक काम करो ऊपर ही ले लो, तो हो जाएगा 24 इंटू में 9 इक्वल टू 2 इंटू में 144 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो इस 2 को नीचे ले लेता हूँ, नीचे लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 12 से, 12 9 ज़ा कितना होता है 108 इक्वल टू 144 माइनस का एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आ जाओ, ये हो जाएगा 144 माइनस 108, ठीक है। तो बचेगा कितना 36, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी कि x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। एक्स क्या आएगा, या तो प्लस 6 आएगा या तो माइनस 6 आएगा, लेकिन x क्या है, x स्पीड है, x क्या है, स्पीड है, स्पीड कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। तो प्लस 6 वाली वैल्यू ले लेंगे और माइनस 6 वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका ज़रा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसको मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो मिटा देता हूँ। अब ब्लू इंक बहुत प्रॉब्लम दे रही है, पहले ब्लैक प्रॉब्लम दे रही थी, अब ब्लू नहीं मिटती है जल्दी। खैर अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, उसमें फिर से एक नया कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है, उसको बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 को भी उसी के साथ ले लेंगे, तो वहाँ पर वो दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो बीच का क्वेश्चन नंबर 9 है वो छोटा सा है, उसको बता देते हैं और लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्या दे रखा है, इफ़ 460 इज़ डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, 460 को अगर किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट जो मिलेगा इज़ 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइज़र, क्वोशंट इज़ 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइज़र एंड रिमाइंडर इज़ 1, फाइंड द क्वोशंट एंड डिवाइज़र, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगने वाला है अपने को, जो आप लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ रखा है, ठीक है ना। वो फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इनटू में क्वोशंट प्लस का रिमाइंडर, ठीक है। अभी होते क्या है, अगर इसको समझ लो, एक एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ मैं। मान लेते हैं कि 29 को डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। तो डिवाइड कौन हो रहा है, 29 डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डिविडेंड। डिवाइड कौन कर रहा है, 7 कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिवाइज़र बोलेंगे, ठीक है। अब 7 4 ज़ा 28 होता है, तो यहाँ से 28 माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो ये जो 4 मिला है ना, दिस इज़ क्वोशंट, और ये जो 1 है दिस इज़ रिमाइंडर, दिस इज़ रिमाइंडर। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको। 460 इज़ डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, 460 डिवाइड हो रहा है किसी नेचुरल नंबर से, यानी कि 460 क्या है, डिविडेंड है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइज़र, क्वोशंट इज 6 मोर यानी कि 6 ज़्यादा है, किससे भाई, किससे 6 ज़्यादा है, 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइज़र, 5 टाइम्स द डिवाइज़र, 5 टाइम्स द डिवाइज़र, डिवाइज़र के 5 गुणा से 6 ज़्यादा है क्वोशंट, ठीक है। तो मान लेंगे कि डिवाइज़र x है, तो क्वोशंट क्या हो जाएगा, 5x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और रिमाइंडर कितना है, 1 है, और अपने को फाइंड करना है क्वोशंट और डिवाइज़र। स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे लेट द डिवाइज़र बी x, ठीक है। देयरफॉर क्वोशंट क्या हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा 6 मोर
देन 5 टाइम्स द डिवाइज़र, ठीक है। कोशेंट डिवाइज़र के 5 गुना से 6 ज़्यादा है, समझ में आ गया। अच्छा, डिविडेंड क्या दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है 460, ठीक है ना। 460 तो डिवाइड हो रहा है, इसके लिए डिविडेंड वो आ गया। रिमाइंडर की बात कर लेते हैं, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 1, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। वी नो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र, हाँ बराबर है, डिवाइज़र इनटू में कोशेंट प्लस का रिमाइंडर, ठीक है। ये फॉर्मूला एक बार लिख लेना। डिविडेंड कितना है, 460 है, 460 है ना कि 640, एक बार देख लूँ। डिविडेंड 460 है, करेक्ट, ठीक है। डिविडेंड 460, डिवाइज़र कौन है, डिवाइज़र x है, इनटू में कोशेंट, कोशेंट क्या है, कोशेंट है 5x प्लस का 6 और प्लस में रिमाइंडर क्या है 1 है। इसको ओपन कर लो तो वी विल गेट 460 इक्वल टू 5x का स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1। इसको इधर ले लो तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, 5x स्क्वायर प्लस का 6x, ठीक है। 1 माइनस 460 यानी कि -459, इसको सीधा करके लिख लो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा, 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, x की क्या मिलेंगी, 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। एक पॉजिटिव आएगी, एक आएगी पॉजिटिव और एक आएगी नेगेटिव, ठीक है। लेकिन x है क्या, x डिवाइज़र है, x क्या है, डिवाइज़र है। और क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। 460 को किससे डिवाइड किया जा रहा है, एक नेचुरल नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि डिवाइज़र कैसा है, डिवाइज़र नेचुरल है, और जो नंबर नेचुरल होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इस वैल्यू को रिजेक्ट करोगे, इसको एक्सेप्ट करोगे, समझ में आ गया, ठीक है। आई होप कि यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। x की वैल्यूज़ निकाल लेना, पॉजिटिव वैल्यू को ले लेना, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देना, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो, लाइव लेक्चर्स 10th स्टैंडर्ड के नहीं होंगे, मैं 10th स्टैंडर्ड के लाइव लेक्चर्स लेना बंद कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि लाइव लेक्चर में बच्चे आ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो मेरा भी वक्त बर्बाद होता है और फिर उस लेवल की डिलीवरी जा भी नहीं पाती, ठीक है ना। बच्चे होते हैं, इंटरेक्शन होता है तो डिलीवरी अच्छी जाती है, पढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करूँगा जब जब मुझे वक्त मिलेगा 10th स्टैंडर्ड के लिए मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा और उसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और अब जो वीडियो आएंगे ना रिकॉर्डेड, ये छोटे छोटे आएंगे क्योंकि एडिटिंग करने वगैरह में दिक्कत हो जाती है। लाइव लेते हैं ना हम लोग, तो लाइव कितना भी बड़ा वीडियो हम लोग ले सकते हैं, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का। लेकिन अगर रिकॉर्ड करेंगे तो एडिटिंग को भी ध्यान में रखना पड़ता है, और एडिटिंग को ध्यान में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वीडियोज़ को छोटा बनाना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो लाइव नहीं होंगे, ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के वीडियोज़ को शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।